गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। आपका अपना मजबूर डॉक्टर मजदूर डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। मजबूर इसलिए हूँ कि कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते और इस माहौल में जीना जहाँ पे हर पल एक ईमानदारी के साथ जीना, हर पल अपने आप में एक चैलेंज होता है, एक मुसीबत होती है। 100 लोगों से दुश्मनियाँ, अपने लोगों से दुश्मनियाँ, अपने लोगों की बातें सुनो। चलिए आज बताता हूँ कि आज का टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने अपनी शाम की ओपीडी सिर्फ 3 दिन कर दी है, जो मैं विकासपुरी में करता हूँ। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ऑल्टरनेट डे, सिर्फ 3 दिन के लिए। और बाकी ऑनलाइन कंसल्टेशन जो भी करना चाहे कर सकता है। और सुबह मेरा मंडे टू सैटरडे क्लिनिक होता है ईस्ट उत्तर नगर मेट्रो स्टेशन पे, वो वैसे का वैसे ही चलता रहेगा। शाम की फीस थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हॉस्पिटल को भी देना पड़ता है अपना, आई मीन उनका भी एक बीच में वो होता है, क्योंकि वो इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं मुझे। तो एनीवेज चलिए आज का टॉपिक बताता हूँ। टॉपिक ये है कि मेडिक्लेम के ऊपर ही है कि मेडिक्लेम के थ्रू कैसे आपको चूना लगाया जाता है। आप बड़े खुश होते हैं कि मैंने मेडिक्लेम करा लिया, मैंने मेडिक्लेम करा लिया, बड़े खुश हो गए ना, ठीक। अच्छा, अब क्या एक चीज और हो रही है कि मेडिक्लेम करा लिया आपने तो हर इंसान सोचता है मेरा तो मेडिक्लेम है तो मैं तो बड़ी जगह एडमिट होऊंगा। वो छोटी सी बीमारी के लिए भी बड़ी जगह, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि वहां सारी फैसिलिटीज हैं। ठीक है जी, जाइए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बड़े हॉस्पिटलों में ही होता है, कुछ चंद छोटे हॉस्पिटलों में चंद डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं। पहले ये बता दूं कि एक हॉस्पिटल को अगर मेडिक्लेम, मान लो एक मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत सारी कंपनियां हैं, अगर आपको पैनल लेना है तो आपको क्या लगता है कि पैनल ऐसे मिल जाता है किसी को? मतलब कि आपने कहा जी मुझे फलानी कंपनी का पैनल चाहिए हॉस्पिटल ने, और वो कहता है जी ठीक है जी ले लो, ऐसे मिल जाता है? घंटा ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ कि क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता। ठीक है, एनीवेज चलिए। अब वो खर्चा करेगा हॉस्पिटल, उसको पैनल मिलेगा, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं उस धंधे में, वो एक अलग कहानी है। और ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं चंद कंपनियां और चंद हॉस्पिटल के बारे में बात कर रहा हूँ, सबके ऊपर ये लागू नहीं होता, ऐसा कहना पड़ता है। ज्यादातर जगह लागू यही ऐसा ही होता है। अब आप और ये जो मैं बता रहा हूँ ये बड़े हॉस्पिटल नहीं, छोटे हॉस्पिटलों में भी होता है। अब आप एडमिट हो गए, आपने कहा जी मेरा तो मेडिक्लेम है, मैं तो बड़ी जगह जाऊंगा। अच्छा, हम समझा रहे हैं भाई कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं जी मैं तो बड़ी जगह जाऊंगा। एडमिट हो गए, सबसे पहले आपका मान लो इंश्योरेंस, देखो आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से हो, आपका इंश्योरेंस मान लो 5 लाख का है या 6 लाख का है या 4 लाख का है। आप इस हवा में मत रहो कि मेरा मेडिक्लेम है और मुझे 2-4 दिन में छुट्टी मिल जानी है, बस खत्म। आपने कभी सोचा कि प्रॉब्लम कहां कहां पे हो सकती है? आपका जो एक जेन्युइन खर्चा आना चाहिए था मेडिक्लेम के थ्रू, सपोज 1 लाख रुपए का 5 दिन एडमिशन होने के बाद, लेकिन क्योंकि आप बड़े हॉस्पिटल में गए तो वहां के खर्चे भी ज्यादा हैं। कुछ खर्चे तो ज्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां का स्टाफ थोड़ा ज्यादा ट्रेंड होता है, ज्यादा डिग्रियां होती हैं, डॉक्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब देख उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं वो तो हमें ही पता है कितने बड़े डॉक्टर होते हैं। लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं जो छोटे हॉस्पिटलों में कई बार नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसी और मशीनें होती हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जो छोटी जगहों पे नहीं होते हैं। तो इस वजह से एक फायदा होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का, नो डाउट। लेकिन आपका जो मेडिक्लेम चलना चाहिए था, आई मीन आपका मेडिक्लेम था 5 लाख का, अगर आप किसी जेन्युइन हॉस्पिटल में एडमिट होते तो आपका खर्चा आता 1 लाख रुपए, लेकिन आपका खर्चा आया 4 लाख रुपए और आपका बचा घंटा सिर्फ 1 लाख रुपए। कभी आपने सोचा कि अगर आपको दोबारा उसी साल कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप गए काम से? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उस 4 लाख में से 2 लाख रुपए दवाइयों का बिल था। 2 लाख रुपए दवाइयों का बिल था, 1 लाख रुपए टेस्टों का बिल था, बाकी 1 लाख हॉस्पिटल का बिल था सिर्फ। ऐसा ही होता है, कभी बिल उठा के देखना कि हॉस्पिटल के रूम रेंट का बिल, बाकी चीजों का बिल जितना होगा उससे कई गुना दवाइयों का बिल होगा और टेस्टों का बिल होगा। अननेसेसरी टेस्टिंग पहली चीज। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है फार्मेसी से, जो आपको अननेसेसरी मेडिसिन एक तो लिखी जाती हैं और उसके ऊपर से अननेसेसरी
एमआरपी की मेडिसिन आपको लगाई जाती है। 500 रुपए का इंजेक्शन भी आता है, लेकिन आपको 5,000 रुपए वाला इंजेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन मीरोपेनम 500 रुपए का भी आता है, 700 का भी आता है अच्छी कंपनियों का, लेकिन आपको मिलेगा 5,000 का, 4,000 का। एक दिन में 3 बार लगवाने पड़ेंगे, 15,000 रुपए हो गए। एडमिट हुए 6 दिन, 90,000 रुपए तो इसी के हो गए। अभी तो एक एंटीबायोटिक लगी है सिर्फ, अभी और भी हैं 2-4, फिर आपको एल्ब्यूमिन चढ़ाया जाएगा, फिर फलाना ढिंका, और सब हाई एमआरपी के। और इंजेक्शन भी वही लिखे जाएंगे जहां पे कैपिंग नहीं है सरकार द्वारा। क्यों? अगर ऐसा इंजेक्शन लिख दिया जिसपे कैपिंग है तो फिर फायदा क्या है? वो तो सस्ता इंजेक्शन है, उससे ज्यादा की एमआरपी हो ही नहीं सकती। सरकार ने उस पर वो लगा रखी है, कैपिंग कर रखी है, लेकिन वो इंजेक्शन नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा जिसपे कैपिंग नहीं है। और मैं यहां पे आता हूं कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां यहां पे क्यों नहीं वो करती हैं पंगा। उनको पंगा करना चाहिए कि जब सस्ता इंजेक्शन है 700 रुपए का, तो आप 5,000 रुपए का इंजेक्शन लिख के मेडिक्लेम ले रहे हो, कैसे मिल जाता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इस इशू पे कोई लॉ कानून है या नहीं है। कि मेडिकल कंपनियों मना क्यों नहीं कर सकती जी हम नहीं देते, आप तो 700 रुपए का इंजेक्शन यूज कर सकते थे, आपने 7,000 वाला क्यों किया? इस पे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को क्यों नहीं बोलते वो? मुझे भी नहीं पता कैसे कुछ इंश्योरेंस आराम से पास हो जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, मुझे नहीं पता है। लेकिन झटका किसको लगता है? झटका उस आम आदमी को जिसका सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस था, और जिसमें से कम 4 लाख खत्म हो चुके हैं, और 4 लाख में से 2 लाख रुपए ऐसे थे जो फालतू के खर्च हुए, जिसपे कोई लेना देना नहीं। एक तो आपने फालतू के एंटीबायोटिक ठोकी उस बंदे को जिसको उसकी जरूरत नहीं थी, और उसके इतनी हाई एमआरपी के मेडिसिन लगा के आपने उसका इंश्योरेंस ही खत्म कर दिया। जो इंश्योरेंस उसका बेचारे का अभी कम से कम 15-20 दिन चलता है, वो 4 दिन में खत्म। अगली बार के लिए ठन ठन गोपाल, क्योंकि कोविड का पता नहीं कब आ जाए, ऐसी बीमारी कब आ जाए। तो कुल मिला के एक तो ये दवाइयों के थ्रू जो हेराफेरी होती है, और बहुत सारे, और मेडिक्लेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दवाई बाहर से ला ही नहीं सकते। मेडिक्लेम में इसमें दवाई बाहर से आ ही नहीं सकती। कैश के पेशेंट में भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो कैश में भी नहीं लाने देते, सबसे बड़ा पंगा ये है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का। लेकिन छोटे हॉस्पिटलों में मेडिक्लेम में पंगा है, प्रोवाइडेड कि वो जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है या वहां का जो हॉस्पिटल है वो मेरे जैसा अखड़ू इंसान हो, जो कहे जी नहीं जो लिखा वही मिलना चाहिए, जो ब्रांडेड सस्ती दवा लिखी है वही मिलनी चाहिए। तो मेरे ऐसे इंसान को तो गालियां पड़ती हैं, रोज पड़ती हैं। वो कहते हैं इस बंदे को रख के तो नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। मैं भी कहता हूं मत रखो मुझे, मुझे चाहिए ही नहीं। मेरे साथ जनता है भाई, मुझे किसी का कोई कुछ नहीं चाहिए। आज की डेट में किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी हॉस्पिटल का मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। बस मैं आपको, आज तक मैंने हॉस्पिटल को कमा के दिया है और कमा के देता रहूंगा, लेकिन जेन्युइन ढंग से कमा के दूंगा, ठीक है। और मैं जिससे जुड़ूंगा उसका नाम ही होगा, बदनाम नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी फालतू के हॉस्पिटल से जुड़ूंगा नहीं। और कोशिश करूंगा अगर फालतू कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सुधार लूं। सुधार लेंगे लोग, पर वही बात है, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है क्या? अच्छा, बाकी कंसल्टेंट बोलते नहीं है, उनको लगता है कि हम क्यों बोले, हमें तो काम मिल रहा है, हमें तो पैसा मिल रहा है, हॉस्पिटल पैसा दे रहा है, तो वो लोग बोलते नहीं है। और पैसे की एक चाह ऐसी होती है जिसमें बड़े बड़े लोग पिघल जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जब वो एमबीबीएस करके निकले थे, फिर एमडी करी, डीएम करी, सुपर स्पेशलिस्ट बने। शुरू में बहुत आइडियल थे, बहुत ईमानदार थे, आज उनको पास पेशेंट भेजो वो ऐसे निचोड़ के भेजते हैं उसको यूं, मतलब 15-20 हजार रुपए का चूना लग जाता है यूं ओपीडी में दिखाने में। तो लोग बदल जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जितना ज्यादा पैसा आता जाता है, कुछ लोग और ज्यादा लालची हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़े बड़े सब कुछ कर ली, लेकिन यार तुम्हारी भूख क्यों नहीं खत्म हो रही है? जाना तो तूने भी एक दिन भाई ऊपर, तेरी भूख क्यों नहीं खत्म हो रही है? भूख खत्म नहीं होती भाई, सच बता रहा हूं। चलिए, ये तो एक अलग फिलोसफी हो गई। तो एक तो ये कि आपका मेडिक्लेम इस तरह से चूना लगता है, दूसरा अननेसेसरी टेस्टिंग के थ्रू चूना लगता है। अब एमआरआई लिख दिया जी, एमआरआई यहाँ का, एमआरआई वहां का, फलाना ढिमका, ये वो, जिसकी जरूरत ही नहीं है। पता है आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मेडिक्लेम है। तो मेडिक्लेम कंपनियों को भी चूना लगता है, हॉस्पिटल चूना लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां ही जिम्मेदार हैं सारे हब सब के लिए। इसमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी जिम्मेदार हैं, डॉक्टर्स भी कुछ जिम्मेदार हैं जो ऐसे काम करते हैं। लेकिन भुगतता कौन है? भुगतता एक आम आदमी है, एक पेशेंट भुगतता है, जो बेचारा किसी तरीके से ये सब कर पाता है, अरेंज कर पाता है पैसा।
ऊपर से कैपिंग हो जाती है, 20% आपको नहीं देंगे। सीनियर सिटीजन में और मुसीबत है, इतने परसेंट पैसे और भी देके जाने पड़ेंगे। मैं तो फिर बोलता हूं, मैं इस पर अलग से टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन फिर बोल दूं कि मुझे आज भी लगता है कि अब मैंने भी गलती करी मेडिकल इंश्योरेंस लेके। अगर मैं एफडी करा लेता, हर साल एफडी कराता रहता, या इकट्ठी 5 लाख की एफडी करा लेता 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होता। अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, वो तो करोड़ों का इंश्योरेंस भी करा लेगा, उसको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5-10 लाख का उसका चूना लग भी जाता उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आम आदमी का, मेरी मदर इन लॉ के साथ ऐसा हुआ था, मैं इसीलिए बताता हूँ। मेरी मदर इन लॉ एडमिट थी, किडनी खराब थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लुधियाना के हॉस्पिटल में एडमिट थी, रूम में एडमिट थी। जब मैं उनको देखने गया तो मैंने उनकी हालत देखी तो बहुत हालत खराब थी। तो मैंने उनको बोला, डॉक्टर को इनकी हालत तो बहुत खराब है, आप रूम में रखे हो, ये पेशेंट तो रूम में रखने लायक ही नहीं है, ऑक्सीजन इतनी डिप कर रही है, सब कुछ खराब है। फिर उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया। लेकिन जब मैंने उनका ट्रीटमेंट देखा तो मैं हैरान हो गया। वही मेडिसिन के थ्रू उनको रोज का 20-25 हजार रुपए का चूना लग रहा था, उनका मेडिक्लेम खत्म हो चुका था। रोना आ रहा था मुझे कि एक डॉक्टर होके, और मैं उनको बता चुका था ये मेरी मदर इन लॉ है, उस डॉक्टर से बात कर चुका था, उस नेफ्रोलॉजिस्ट से, नाम नहीं बताऊंगा। उसके बावजूद फिर मैंने फोन किया उस नेफ्रोलॉजिस्ट को, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो आप, आपको बताया मेरी मदर इन लॉ है, आप एक डॉक्टर के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो इस तरह के। तो फिर तब जाके उन्होंने मेडिसिन के नाम चेंज करे, थोड़ी सस्ती मेडिसिन, हल्की वाली, उसमें ब्रांडेड जो सस्ती, तो उन्होंने चेंज करी। और मैं दिल्ली में यहाँ पे देखता हूँ बड़े हॉस्पिटल में, मैं जाके देखा, चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम पे खुले हुए हैं पंजाबी बाग में, चैरिटेबल हॉस्पिटल। भाई साहब एक बार फार्मेसी में झांक के देख लो, वहां के ट्रीटमेंट देख लो कि आपको किस एमआरपी की दवाई दी जा रही है। मैं सब पेशेंट को बोलूंगा कि एक मेडिक्लेम में आप हेल्पलेस हैं, प्रॉब्लम यही है कि वो तो कहेगा जी जो लेना लो, नहीं तो निकलो यहाँ से, अपना पेशेंट भी ले जाओ यहाँ से। मेडिक्लेम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैश में भी प्रॉब्लम ये है कि कैश में जो बड़े हॉस्पिटल हैं और ये सो कॉल्ड चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, ये भी कैश के पेशेंट को बाहर से मेडिसिन नहीं लाने देते। इसके खिलाफ बिल्कुल बजाना पड़ेगा कि बाहर से पेशेंट को, अगर कैश का पेशेंट है तो उनको बाहर से मेडिसिन लाने दी जाए। इसके लिए मैं आप लोगों से बोलता हूं, जुड़े मेरे ग्रुप के साथ, मेडिकल करप्शन वाले ग्रुप के साथ, और इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कोई आवाज नहीं उठाता, सब चुप रह जाते हैं। तो आपसे भी कहूंगा, आइए मेरे मेडिकल करप्शन वाले ग्रुप में जुड़े, मुझे मैसेज करें 9810416762 पे। और इसके अलावा भी मेडिक्लेम में लफड़े होते हैं, और पैनल वाले पेशेंट में लफड़े होते हैं, जिसको 4 दिन रखना होता है उसको 8 दिन रख दिया जाता है कई जगहों पे। तो उसका ऐसी तैसी होती है, पेशेंट को कुछ भी नहीं है लेकिन रखा हुआ है पेशेंट। और लैब और फार्मेसी की सेटिंग एक अलग सेटिंग होती है। मैं तो कितनी बार देखा लैब की गलत रिपोर्टें आते हुए, क्यों दी गई है पता नहीं। एल्ब्यूमिन लो आ जाता है, बिना बात के एल्ब्यूमिन लो आ रहा है। भाई बाहर से करा के देखा तो नॉर्मल आ रहा है, क्यों आ रहा है लो? एल्ब्यूमिन चढ़ा दें क्या? जबरदस्ती चढ़ा दें एल्ब्यूमिन? इतना नेक्सस है, इतना नेक्सस है, आप सोच भी नहीं सकते। चंद हॉस्पिटल हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, चंद डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत दुख होता है, चाहे वो छोटे हॉस्पिटल हैं या बड़े हॉस्पिटल हैं। जड़ सारी वहां की फार्मेसी में, वहां की लैब में, वहां के डॉक्टर के एटीट्यूड में, वहां के जो ऑनर्स हैं, उनके जो कॉर्पोरेट लेवल के हैं, उनका तो एक अलग ही सिस्टम है, वो तो एक अलग ही भगवान ही मालिक है उनका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। दुख होता है कि जब छोटे हॉस्पिटल भी ऐसे ही काम करते हैं। थैंक यू, लेकर आता रहूंगा, इसी तरह से आपको जगाता रहूंगा। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो जरूर हमारे ग्रुप में शामिल होइए और वहां पे बताइए कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई है। कोशिश करूंगा इसको बड़े लेवल पे लेके जाऊं। डॉक्टरी हो गई, बहुत बहुत डॉक्टरी हो चुकी है, अब नेतागिरी मुझे करनी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा एक आम आदमी के लिए, एक आम पेशेंट के लिए। डॉक्टर बने हैं ना, कसम खाते हैं हम ये नहीं होने करेंगे, हम वो नहीं होंगे, वही डॉक्टर पैसों के लिए बिक जाते हैं। लेकिन फिर उन डॉक्टर्स को सैल्यूट करूंगा जो आज की डेट में भी अपने ईमान को बेचा नहीं है, आज की डेट में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए मेरा सैल्यूट है। उन हॉस्पिटल्स के लिए भी सैल्यूट है। चंद हॉस्पिटल मैं जानता हूं ऐसे हैं, बिल्कुल है, उनके मालिक को भी मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा सैल्यूट है। लेकिन बाकियों के लिए सिर्फ वही बोलूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेके पैसा तुम भी नहीं ले जा कहीं लेके जा पाओगे, ना मैं लेके जा पाऊंगा। घंटा सब यहीं रह जाएगा, और घंटा तुम्हारा भी बजना पक्का है। जी थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।